नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आज गणित में हम बताने जा रहे हैं बहुपद का ऑब्जेक्टिव। तो बहुपद जो है कि दो तरह का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा रैखिक बहुपद, जिसमें कि आपको एक ही शून्यंक निकलेगा, और द्विघात बहुपद में दो शून्यंक निकलता है। तो आइए प्रश्न को समझिए। यह सभी प्रश्न जो है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, और बिल्कुल इसी तरह से आपको बहुपद में, बहुपद चैप्टर में, और उससे जो ऑब्जेक्टिव आएगा आपको ऐसा ही पूछेगा। तो देखिए पहला प्रश्न देख रहे हैं, रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यंक है। तो शून्यंक पूछा गया है, तो शून्यंक निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ax प्लस b बराबर दे करके 0 दे देंगे, क्योंकि शून्यंक हमको पूछा गया है। तो अब क्या होगा यहाँ पर, तो ax बराबर दे करके 0, और ये प्लस b जो है कि बराबर का इस तरफ आएगा तो माइनस b हो जाएगा। तब फिर हो जाएगा ax बराबर माइनस b हो जाएगा, क्योंकि 0 में सिर्फ माइनस b घट रहा है तो माइनस में आ जाएगा। अब देखिए तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये इसके नीचे चल जाएगा, यानी कि माइनस b बटे a हो जाएगा। तो माइनस b बटे a आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी सही है। सेम उसी तरह से प्रश्न नंबर 2 है। ये सही प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे गए हैं। देख रहे हैं आप, 3x प्लस 4 बहुपद का शून्यक है। तो इसे भी उसी तरह से बनाएंगे, 3x प्लस 4 बराबर 0 दे देंगे, क्योंकि शून्यक पूछा गया है। तो ये भी फिर क्या हो जाएगा, 3x बराबर 0 माइनस 4। माइनस 4 क्यों आया, क्योंकि ये प्लस में है तो बराबर को उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद फिर 3x बराबर माइनस 4, और फिर x बराबर क्या हो जाएगा, ये अब 3 को इधर भेजेंगे तो माइनस 4 बटे कितना हो जाएगा, 3। माइनस 4 बटे 3 हो जाएगा, माइनस 4 बटे 3। तो हाँ, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, यदि px बराबर 2x प्लस 3 का एक शून्यक k है तो k का मान निकालिए। तो दोस्तों आपको ये जो k है ये x का बराबर ही k दिया हुआ है, यानी कि शून्यक है। ये जो k है शून्यक है, तो आप डायरेक्ट इस पे बैठा करके निकाल सकते हैं, या तो आप फिर इसको ऐसे बैठा सकते हैं p, और यहाँ पर लिख दीजिएगा k है बराबर 2, यहाँ पे k हो जाएगा क्योंकि x के जगह पे k आ गया, प्लस 3 और बराबर 0। अब क्या होगा, तो ये 0 देखिए दोस्तों, इस तरह अगर आप पूरा इसको बेसिक से बनाइएगा तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा p और k ब्रैकेट ऑफ बराबर 0 करना पड़ता है, तब जाकर के 0 लगाते हैं। तो ये बेसिक्स है, लेकिन हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से बैठा देंगे x का मान। तो अब क्या k बैठा देंगे x के जगह पे, तो अब क्या होगा यहाँ पे, तब बराबर दे करके 0। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या जाएगा, k प्लस प्लस का दीजिएगा। अब डायरेक्ट इसको उस पार भेज देते हैं, बराबर 0 में आकर के माइनस 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2k बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 3। तो k बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 3 बटे 2। तो माइनस 3 बटे 2 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न है, यदि px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तो px का एक शून्यंक है। तो दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं पावर कितना है, 2 है, यानी कि द्विघात बहुपद है, और इसका शून्यंक निकालेंगे तो इसका 2 शून्यंक निकलेगा। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, हमको दिया क्या गया है x, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो हमको आंसर निकालना है। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 दिया गया है। तो इस तरह में आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, गुणनखंड जो निकाल लेते हैं, बिल्कुल ये सेम उसी तरह से है, सेम 9th क्लास की तरह है। न कुछ तो यहाँ 1 है
1 है तो इससे इसके साथ गुना करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। अब ऐसा कौन सी संख्या लेंगे जो कि -3 जुट के या घट के पूर्णा चाहिए और गुना करने पर 4 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 4 और 1 ले लेंगे तो गुना करने पर 4 हो जाएगा और घट के कितना हो जाएगा -3। तो इसको क्या कर देंगे, माइनस में रखेंगे। तो अब यहाँ पर लिखिए, समझ गए होंगे। अब यहाँ पर लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये 4x रख देते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस में x रख देंगे और -4 रख देंगे। तो ये मेरा यहाँ से न कुछ तो इसके नीचे 1 है, गुना करने पर क्या होता है 4 हो जाएगा और फिर इसमें 1 घट जाएगा तो -3 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, तो कॉमन लेना है। तो कॉमन में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, 1x यहाँ बचेगा, यहाँ क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा x और 4 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से एक ले रखेंगे तो एक तो रख लीजिए, x माइनस 4 को रख लीजिए और इन दोनों को उतार लीजिए, x प्लस 1। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से आगे शून्य निकालना हमको, तो यहाँ से इसको ऐसे कर दीजिए, एक तरफ निकाल लीजिए, x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 और इधर आएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया आपका 4 और इधर x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर 0 माइनस 1, तो x बराबर हो जाएगा आपका -1। तो ऑप्शन में से क्या है आपका, ऑप्शन में से 4 है, यहाँ पे आया है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है। तो आपका 4 ऑप्शन में दिया गया था, कोई एक शून्यंक है तो उसको आप टिक लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर 5 नंबर प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद px² प्लस 3x प्लस p का एक शून्यक -2 है तो p का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी डायरेक्ट ऐसे बनाइए, px² है, क्या है px² प्लस 3x प्लस p। तो हमें क्या कहला, p का मान पूछा गया है। तो ये जो है कि मेरा x बराबर ही -2 दिया गया है क्योंकि ये शून्यक है। तो हम यहाँ पर बैठा सकते हैं p और -2 का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे बैठा सकते हैं 3 गुना -2 और प्लस p। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब जो है कि ये स्क्वायर होकर के 4 हो जाएगा क्योंकि -2 गुना -2 तो 4 हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा p4 और फिर इधर जाएगा, इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा और उसके बाद फिर ब्रैकेट ऑफ और फिर प्लस p। अब देखिए यहाँ पर तो 4p, ये ब्रैकेट टूटेगा क्या हो जाएगा +6 और प्लस p। तो बराबर देकर के इधर 0 दे देंगे और फिर ये दोनों क्या होगा जुट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा फिर 5p, यानी कि देखिए 4p प्लस p बराबर इधर -6 हो जाएगा। तो ये दोनों जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 5p बराबर -6। तो अब p का ही मान पूछा था, तो p बराबर -6/5, p बराबर -6/5 कहाँ है आपका। तो ऑप्शन नंबर जो है कि इस तरह से लगाना भी जरूरी नहीं क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो ये सभी लगाना जरूरी नहीं है और सिर्फ हमको आंसर निकालना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, -6/5 p का मान आ जाएगा। चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। छह नंबर प्रश्न देख रहे हैं, द्विघात बहुपद x² माइनस 7x प्लस 10 का शून्यक है। तो आपको शुरू में ही बता दिए कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक निकलता है और रैखिक बहुपद में 1 शून्यक निकलता है। तो इसमें 2 शून्यक निकलेगा। तो देखिए
हमको सिर्फ आंसर निकालना है। तो सबसे अच्छा नियम है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। जैसे कि आप कक्षा 9th में गुणनखंड निकालते थे, उसी तरह से गुणनखंड निकाल करके इसको आगे बढ़ा देना है, यानी कि x का मान निकाल लेना है। तो न कुछ तो यहाँ पर 1 है, इससे गुणा इसके साथ करेंगे, यानी कि ये 10 है, यहाँ 10 था तो 10 हो जाएगा, यानी कि ये 10 हो जाएगा। तो अब 10 को 10 जो है कि कौन सा संख्या पकड़े जो कि जुट के घट के साथ पूर्ण चाहिए और गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो 5 और 2 गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, और ये माइनस रहेगा तो दोनों जुट के क्या हो जाएगा, -7 आ जाएगा। यानी कि तो इसको आप मान रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ये 5x और माइनस 2x प्लस 10। अब इसमें क्या करिए, अब इसका कॉमन ले लीजिए। तो यानी कि कॉमन कितना आ जाएगा, इसका x आ जाएगा, एक x बच जाएगा, तो माइनस ये x चला गया उधर, तो 5, फिर ब्रैकेट ऑफ, इधर ले लीजिए आप, इधर ले लीजिए -2 आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि x आ जाएगा, और फिर माइनस, क्योंकि पीछे वाला पूर्ण इसको इससे गुणा करें इतना आ जाएगा, इसको इससे गुणा करें इतना आ जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5 हो जाएगा, और ये दोनों हमेशा मिलेगा आपको। तो अब क्या करना है कि ये अब हमें इन दोनों में से एक को रख लीजिए, x - 5 रख लिए। अब इन दोनों को उतार लीजिए, यानी कि x - 2 उतार लिए। अब हमको क्या, ये इतना तो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, अब इसके आगे जाना है, यानी कि हमको शून्यांक निकालना है। तो x - 5 बराबर 0 और x बराबर 0 प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि बराबर को उस तरफ गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 5। और दूसरा निकाल लेंगे, x - 2 बराबर कितना हो जाएगा, इधर 0, शून्यांक निकालना है इसलिए 0 बैठा दिया। अब बराबर 0 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि बराबर का इस तरफ आएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 2। तो x का मतलब शून्यांक जो निकला आपका क्या निकला, 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5 निकला, यहाँ 5 यहाँ 2, 2 5 निकला, तो 2 5 कहाँ है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए दोस्तों, अच्छे से आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे। ये सही प्रश्न आपको कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, बहुपद का ये ऑब्जेक्टिव है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात कौन सा होगा, तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो अनुपात पूछा गया है, तो आप ऐसे, यानी कि वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। वृत्त की परिधि 2πr होता है, और व्यास क्या होता है, यानी कि आपका 2r हो जाएगा व्यास। तो इसका अनुपात पूछा गया है, तो अनुपात में से हम लिख लेंगे यहाँ पे, यानी कि ये हम आपको बताएं कि व्यास होता है 2r और वृत्त की परिधि होता है 2πr। तो आप ऐसे यहाँ पर लिखिएगा, अनुपात में पूछा गया है तो 2πr, क्योंकि हमको पहले दिया गया है वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात पूछा गया है। तो वृत्त की परिधि हो गया 2πr, अनुपात और व्यास कितना हो जाएगा 2r। तो देखिए इसमें क्या क्या आपका कट जाएगा, यानी कि ये 2 और ये 2 कट जाएगा, और क्या कटेगा आपका, ये r और ये r कट जाएगा, क्या बचा पाई अनुपात, इधर नहीं कुछ तो 1, तो ये इतना बचा। आपके ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो आप सभी जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है, और अनुपात लगा दिए। त्रिज्या यानी कि r होता है, तो सिर्फ यहाँ पे r हो जाएगा। अब आपका ये त्रिज्या यानी कि ये r कट जाएगा, तो
तो क्या बचा 2 पाई अनुपात न कुछ तो इधर 1, तो ये आपका आ गया। तो देखिए 2 पाई अनुपात 1 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों इसका सूत्र आपको याद रहना चाहिए, तभी आपका क्षेत्रमिति बनेगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि 2 वृत्त है और उसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पहला वृत्त हम मान लेते हैं, यानी कि पाई आर स्क्वायर होता है, जिसको 1 मान लेंगे, और फिर बटे दूसरा वृत्त को मानेंगे पाई R2 स्क्वायर, बराबर देकर के पहला वृत्त का 4 हो जाएगा, तो 4 अब बटे में, और ये अनुपात मतलब बटे होता है, आप लोग अनुपात पढ़े होंगे, अब फिर 1। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या, ये पाई और ये पाई कट जाएगा, तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि R1 बटे R2 पे होल स्क्वायर। आप 8वां क्लास में पढ़ेंगे, ये घात क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा। अब फिर बराबर देकर के लिख सकते हैं आप 4/1। अब इस स्क्वायर को उधर भेज देंगे, उस पार भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये रूट में चला जाएगा, यानी कि R1 बटे R2 बराबर रूट अंडर हो जाएगा 4/1। तो अब क्या हो जाएगा आपका R1 बटे R2 बराबर 4 का 2 निकल जाएगा, और 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 ही होगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, R1 अनुपात R2 बराबर कितना हो जाएगा, 2:1, 2:1, 2:1 कहाँ है आपका, 2:1 है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है 4 नंबर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों सवाल में पूछा गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने बने जाएंगे। तो यहाँ पे ये बड़ा वाला गोले का त्रिज्या आ जाएगा, यानी कि बड़ी आर बराबर लिख देंगे हम 3, और छोटा वाला यानी छोटकी आर बराबर लिख देंगे 1। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर, यानी कि गोले की संख्या। तो गोले की संख्या शॉर्ट में लिख देंगे, बराबर हम क्या करेंगे, बड़का का आयतन निकाल के छोटका का आयतन निकाल के भाग देंगे, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई R³ होता है। तो R का मान बड़ा वाला है, तो 3 का क्यू हो जाएगा, बटे फिर छोटा, इसका भी वही होगा, क्योंकि गोला मतलब बड़का गोला से छोटा गोला बना रहा है, तो ये हो जाएगा छोटा वाला। तो 4/3 पाई और R³ यानी 1 का क्यू। तो देखिए अब इसमें आपका क्या क्या कट रहा है, इसमें आपका 4/3 कट जाएगा, 4/3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा। अब आपका कितना जाएगा, तो 3 का क्यू कितना होता है, 27, और 1 का क्यू तो 1 ही होता है, तो 1 छुपा रहता है, यानी कि आपका कितना हो गया, 27 गोले बनेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा यानी कि 5वां प्रश्न है, किसी सम्मेलन की त्रिज्या 7 सेमी है। किसी सम्मेलन की त्रिज्या कितनी है, 7 सेमी है, और ऊंचाई यानी कि h कितना है, 10 सेमी है। इसका 7 सेमी और इसका 10 सेमी है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। 2 पाई RH इसका कितना होता है, 2 पाई RH होता है इसका मान, यानी कि सूत्र। सम्मेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2
2 पाई आर एच होता है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बैठा दीजिए। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना है 7, तो 7 गुना एच का मान कितना है 10, तो 10 लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये 7 और ये 7 कट गया, और ये फिर 2 दूना 4, 2 दूनी 4, यानी कि 22 दूनी 44 गुना 10, तो बराबर कितना हो जाएगा इसको गुना करने के बाद 410। तो 410 कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको सूत्र डायरेक्ट लिखिए और सवाल को हल कर दीजिए। ये सभी लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग बेसिक से नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमको आंसर निकालना है। तो डायरेक्ट लिखिए और आंसर निकालिए तेजी से। तो आप समझ गए होंगे, लेकिन हाँ सूत्र याद रखिएगा। समवेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे हमको आर का मान दिया था, एच का मान दिया था, बैठा करके मान निकालने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? तो दोस्तों आप लोग सवाल को समझ गए होंगे। एक शंकु है और उसका दिया गया है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण नहीं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका त्रिज्या जो है दिया गया है आपका 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में सॉल्यूशन लिखिए या हिंदी में हल लिख लीजिए। तो लिखने के बाद अब लिखिए शंकु की त्रिज्या यानी आर बराबर 14 सेंटीमीटर। फिर लिखिए शंकु का ऊंचाई h। अब हमको यहाँ पे दिया, और क्या दिया गया है? शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 880 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि इसके बराबर, क्योंकि इसका मान इतना होता है और इसके बराबर इतना दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई आर एल बराबर 880 लिख लेंगे। पाई का मान होता है 22/7 लिख लेंगे, और फिर गुना आर का मान कितना है? आर का मान 14 है, 14 लिख लेंगे। उसके बाद फिर गुना एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हमको ज्ञात करना, तिर्यक ऊंचाई ही पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तिर्यक ऊंचाई पूछा गया है। तो हम यहाँ पे एल को ऐसे ही रख देंगे, उसके बाद फिर बराबर 880 लिख देंगे। अब इसको कटा दीजिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14, तो आपका कितना आ गया? इसको गुना करने के बाद 44 एल बराबर 880 आ गया। अब ये 44 से 2 बार में कट जाएगा और ये 0 उतर जाएगा, यानी कि एल बराबर आपका आ गया 20 सेंटीमीटर। एल बराबर कितना आ गया? तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई आपका निकल गया 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। पांच नंबर प्रश्न है,
एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 14 सेमी है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। यह सभी प्रश्न जो है कि आपको ऑब्जेक्टिव में और 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो आप सभी पहले यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन या हिंदी में हल लिखिए। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आपको अलग तरीका से बनाना है डायरेक्ट, और अगर आपको ये सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर में पूछा जाएगा तो बनाना है इस तरह से। तो अब यहाँ लिखने के बाद हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और h बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यह तो आप लिखिए यहाँ पर शंकु के आधार, फिर लिखिएगा यहाँ शंकु की ऊंचाई। तो दोस्तों आप आधार मतलब त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या जो लिखिएगा यही हो जाएगा और शंकु की ऊंचाई यही हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिखिए अब यहाँ पे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7 गुना r का मान कितना है 6, यानी कि 2 स्क्वायर है तो यहाँ पे 36 लिख सकते हैं डायरेक्ट, या आप 6 गुना 6 लिख सकते हैं, फिर गुना h का मान कितना दिया गया है 14 यहाँ पे लिखिए। अब देखिए ये कट जाएगा आपका 3 दूना 6 कट जाएगा, फिर 7 दूनी 14 कट जाएगा। अब इसको गुना करिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 22 दूना 44, 22 दूना 44 और 6 दूना 12। तो इसको टोटल गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 528 सेंटीमीटर क्यूब, 528 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर